हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये करीब ये 7वां क्लास होगा। आज जो है क्लास नंबर 7th होगा करीब। तो प्ले लिस्ट में है, बाकी क्लास करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, हमेशा। मेरे पास संसाधन नहीं है तब भी, और संसाधन होने के बावजूद भी मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं कोई धंधा करने वाला जो है ना टीचर नहीं हूँ। समझ गए? आजकल जो धंधा करने वाले टीचर्स हैं, तो टीचर सही नहीं। टीचर्स 90 के दशक में होते थे, समझ गए, 2010 के पहले तक। अब टीचर सही नहीं, सिर्फ धंधा करने वाले लोग हैं। और गुरु तो कोई है ही नहीं। उसके पीछे कारण है क्योंकि प्राचीन काल में गुरु ऐसे ही नहीं बना दिया जाता था। गुरु बनाने के पीछे बहुत बड़ा जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती थी। ज्ञान से लेकर उसका सब कुछ तय किया जाता था, तब जाकर गुरु बनता था। ऐसे ही नहीं कोई आया बस आया बन गया गुरु। गुरु नहीं। आजकल जो है शिक्षा का, हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं, शिक्षार्थी हैं। हम लोग साक्षरता बढ़ रही है, हर राज्य की साक्षरता बढ़ रही है। किस राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता है और सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, ये सब बात होती है। लिटरेसी, तो हम लोग साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी नहीं है। विद्या मतलब धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, प्राचीन काल में मंत्र शक्ति के द्वारा जो है, तो प्राचीन काल में ऐसा होता था। बहुत ही जो है ना बहुत सारी, अगर गुरु कैसे बनाया जाता था, पहले गुरु कैसे बनते थे, इसके बारे में जान जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ रियल में आज गुरु कोई है ही नहीं। आज प्राचीन काल में विद्या दी जाती थी और आजकल शिक्षा दी जा रही है। अंतिम मोटो पैसे कमाने हैं। IIT किस लिए करना है, इंजीनियर किस लिए बनना है, पैसे के लिए। डॉक्टर किस लिए, पैसे के लिए। सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए, पैसे के लिए। नेता बनना किस लिए, पैसे कमाने के लिए। हर चीज़ में पैसे कमाना, अंतिम मोटो पैसे कमाना है, ठीक है। और रही बात आजकल के टीचर्स की, तो टीचर्स कोई है ही नहीं, सिर्फ धंधेबाज है। आपकी नौकरी लगी ना लगी उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने बेच रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, और आप खरीद रहे हैं। उसके बाद आपका नौकरी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्स बिक गया, बस कमाई हो गया, भाड़ में जाए आपकी नौकरी हो चाहे ना हो, उससे किसी को भी मतलब नहीं है, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं यूट्यूब पर 2 टीचर हैं मैथ के, अपने में लड़ रहे हैं। बहुत सारे टीचर तो मतलब दूसरों को बर्बाद करने में लगे हैं। अभी देख ही रही हैं क्या क्या हो रहा है इंडिया में। तो किसी भी टीचर्स को, किसी भी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। एक ही चीज़ है दिमाग में, धंधा करना है, धंधा, कंपनी बनाना है, सिर्फ कंपनी बनाया जा रहा है। इसलिए कोई टीचर नहीं है, ना ही कोई गुरु है, सिर्फ धंधा करने वाला है, बिजनेसमैन है, और कुछ नहीं। और मैं वो नहीं हूँ। मैं शिक्षा को, विद्या को जो है ना, विद्या तो है ही नहीं, शिक्षा है, तो मैं इसको धंधा बनाने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, फिर भी फ्री में पढ़ाऊँगा। संसाधन होने के बावजूद भी फ्री में पढ़ाऊँगा। कोई कोर्स नहीं बेचूँगा, कोई कोर्स नहीं। और जिस दिन मेरे पास संसाधन नहीं है, जैसे तैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास संसाधन आएंगे उस दिन के बाद मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल का जो है ना 1 लाख 1.5 लाख के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। मैं पढ़ कर देख चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले जब ऑनलाइन जो है ना कहीं नहीं पढ़ाया जाता था, तब मैं पढ़कर देख चुका हूँ। बहुत दिल्ली में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो पढ़कर देख चुका हूँ क्या होता क्या नहीं, किस तरह से सिर्फ धंधा होता है और कुछ नहीं। तो वो धंधा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे धंधा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक स्टूडेंट जो है ना पढ़ता है, बहुत सारे सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट, UPSC का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं सेल्फ स्टडी करके, और मतलब वो इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग कोचिंग्स में जाते हैं। जब उसका रिजल्ट होता है तो सारे कोचिंग वाले दिखा जाते हैं मेरे यहाँ से पढ़ा है, मेरे यहाँ से पढ़ा है, मेरे यहाँ से पढ़ा है। सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। एक स्टूडेंट का जिस जिस कोचिंग में जाइएगा ना दिल्ली के, हर कोचिंग में उसका फ़ोटो मिलेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे पढ़ा है, फिर दूसरे कोचिंग में वहाँ पे पढ़ा है। भाई पढ़ा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इस सब बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, और यही चीज़ हर राज्य में, हर पूरे देश में फैल चुका है ये चीज़। पहले सिर्फ दिल्ली में ही था, मैं दिल्ली में पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ पूरे देश में फैल चुका है, समझ गए। तो हर टीचर अब इस्तेमाल कर रहा है। अभी BPSC का रिजल्ट आया तो बहुत सारे टीचर जो है ना, बहुत सारे कोचिंग वाले दिखा दिए, उनके यहाँ से वो स्टूडेंट पढ़ा नहीं है,
फिर भी सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन दिखा दिए हैं पूरा पूरा सोशल मीडिया भर दिया गया कोचिंग्स के द्वारा, हर कोचिंग्स के द्वारा मेरे यहाँ पढ़ा। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है ना सिर्फ अपना धंधा करना चाहते हैं, लड़के देखे और बस आए मेरे यहाँ पढ़े, उनका रिजल्ट हो ना रिजल्ट हो उससे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप दावा करते हैं कि ये लड़का मेरे यहाँ से पढ़ा है रिजल्ट होने के बाद, जो नहीं पढ़ा है, जिसका रिजल्ट नहीं है उसको बताइए ना। जो जिसका रिजल्ट हो गया तो उसको तो बता रहे हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा है, बड़े गर्व के साथ दिखा रहे हैं। नहीं भी पढ़ा है उसको भी, जो पढ़ा है उसको दिखाइए ना कि आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उसमें से कितने स्टूडेंट्स का हुआ है, बताइए। 5,000 10,000 लड़कों को पढ़ाते हो, उसमें 2 4 5 लड़कों का रिजल्ट हो जाता है, उसमें लगते हैं मतलब अपने आप को सेखी बघारने, दिखाने लगता है 30 मार्क हैं। बाकी लड़कों को भी दिखाइए कितने लड़के आपके यहाँ से नहीं हुआ है, आप ही ने तो पढ़ाया है। क्यों नहीं हुआ है उन 5,000 10,000 लड़कों का? दिल्ली में मैंने एक एक कोचिंग में, जानते हैं, एक एक बैच में 500 लड़कों को देखा है। एक बार में एक कोचिंग का 10 बैच चलता था। समझिए कि जब जब कोचिंग खत्म होती थी तो लगता था कि मेला लगा है, मेला, ऐसे भीड़ दिल्ली में। 5,000 6,000 स्टूडेंट्स एक कोचिंग में पढ़ते थे, और उस कोचिंग के यूपीएससी के एग्ज़ाम में करीब करीब 10 लाख स्टूडेंट देते हैं, करीब करीब 10 लाख। मान लीजिए कि फॉर्म भरते 10 लाख, एग्ज़ाम देते हैं प्री का 7-8 लाख, मान के चलिए 7-8 लाख में कम से कम उस कोचिंग के 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे। रिजल्ट कितने होते हैं? रिजल्ट प्री में ही उठा लीजिए, प्री में कितने होते हैं? मेंस छोड़ दीजिए, इंटरव्यू छोड़ दीजिए, और अंतिम रिजल्ट तो छोड़ ही दीजिए। अंतिम रिजल्ट में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? कितने स्टूडेंट्स आते हैं अंतिम रिजल्ट में? हिंदी मीडियम को उठा लीजिए, बहुत सारे कोचिंग हिंदी मीडियम के, कितने स्टूडेंट आते हैं हर साल? मुश्किल से 2 3 4 बस हो गया। और इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग है 10-10 साल 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 15 साल में आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपका तो कम करीब करीब 100-150 होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन 4-5 रिजल्ट में ही रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यूपीएससी क्या पूछेगी नहीं पूछेगी ये सिर्फ यूपीएससी जानती है। और जितने भी टीचर्स हैं ना, उनको बैठा दिया जाए यूपीएससी के प्री के एग्ज़ाम में, वो भी फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी में जो भी पेपर बनाने वाले प्रोफेसर होते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ये जैसे पढ़ाते हैं ये नहीं होते हैं। वो उनका लेवल बहुत हाई लेवल के होते हैं वो। और एक पेपर बनाने में करीब करीब, जैसे प्राचीन भारत का, यूपीएससी में प्राचीन भारत से सवाल अगर पूछा जाता है तो प्राचीन भारत के, सिर्फ प्राचीन भारत के क्वेश्चन बनाने के लिए 5-6 प्रोफेसर लगते हैं, 5 से 6 प्रोफेसर, वो भी वो उस लेवल के। मध्यकालीन भारत के 5-6 प्रोफेसर, आधुनिक भारत के 5 से 6 प्रोफेसर, उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर हो गया, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के। इसलिए यूपीएससी जो है ना, क्या पूछेगी कैसे पूछेगी किसी को पता नहीं होता है, समझ गए। तो ये सिर्फ धंधा किया जाता है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में कोर्स बेचा जाता है। और बहुत सारे लोग तो मैं बहुत सस्ता पढ़ाता हूँ। अच्छा, कितना सस्ता पढ़ाते हो और क्या पढ़ाते हो पता है अच्छी तरह से। बहुत सारे टीचर 2020 में फेमस हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो उस लेवल का मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। मेरे पास आइडिया है, बस मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं उस आइडिया पर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस दिन मेरे पास संसाधन होंगे तो मैं उस आइडिया पर काम करना शुरू करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है घटना चक्र में पढ़ेंगे क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे। और ये जो है 102 से 1 से 31 मतलब पेज तक है। इसके पहले तक जो है नागरिकता जो है 12 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, नागरिकता तक। आज 13 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, ऐसे पढ़ते हुए करीब करीब आपका कितने चैप्टर है, तो 42 चैप्टर है, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और रही बात कि मैं बाकी जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं, वो मतलब 10 घंटा 11 घंटा 15 घंटे का मैराथन 1-2 लाते हैं, उसी में निपटा देते हैं। और मुझे पढ़ाने में मैं देख रहा हूँ कि 100 घंटा लगेगा, 100 घंटा सिर्फ पढ़ाने में। मैं जो बोल रहा हूँ बाकी चीज़ें मैंने बताया कि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा ये सब, उसको छोड़कर 100 घंटा लगेगा। क्योंकि पूरा जो है ना, इसको पढ़ाने में 100 घंटा से कम नहीं लगेगा। 10 घंटा 15 घंटा में पता नहीं कैसे निपटा देते हैं, मेरे समझ नहीं आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ज़्यादा बात सही नहीं है,
काम ज़्यादा हो, ये सही है। मूल अधिकार, मूल अधिकार है, नोट्स देखते हैं। नोट्स मूल अधिकार के। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकारों संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इससे सवाल पूछे जाते हैं मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स से, जो इस प्रकार है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है शोषण का विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार समानता, नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। हालांकि ये सरकार द्वारा लगाए जा सकने वाले युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 से 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद जो है 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है आप मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 जो है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण से आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के स्वतः निलंबन का तथा अनुच्छेद 359 आपात की स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से किसी या सभी मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के निलंबन का प्रावधान करता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य या वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। यानी कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व जो है न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि अग्रलिखित है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 जो है से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के क में प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है।
संविधान का अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 सब क्लॉज 1 के ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के घ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का 6 के तहत कोई वृत्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के च का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद सब क्लॉज 1 के क से लेकर अनुच्छेद सब क्लॉज 1 के 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर स्वतंत्रताओं पर 19 के सब क्लॉज 2 से लेकर सब क्लॉज 19 के सब क्लॉज 6 तक दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जीवन का अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन के निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय के जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान को अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों नागरिकों को किसी समुदाय समूह जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है के हितों के संरक्षण से है और अनुच्छेद 30 जो है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 326 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी ये रिटें जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश के बारे में चलिए देखते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है।
प्रतिषेध के बारे में देखते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे से पद धारण का अधिकार बताने को कहता है तथा इसे समुचित न पाए जाने पर उसे अपदस्थ किया जा सकता है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई निर्णय देता है तो ऊपरी न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय पर्यवेक्षण अधिकारिता के तहत उत्प्रेषण रिट के द्वारा मामले के अभिलेख को मंगाकर उसके आदेश या निर्णय की वैधता की जांच कर उसे निरस्त कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों का परिवर्तन ऐसे आपातकाल के दौरान आपात संबंधी होने के आशय के उल्लेख के साथ कई बनाई गई विधियों एवं तत्संबंधी कार्यपालिका कार्यवाही के संदर्भ में स्वतः ही निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। प्रश्न कोश देखते हैं। अब पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो डी, शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने का स्वतंत्रता के संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों को समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। 2 नंबर, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है ये सार्वभौमिकता से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। 3 नंबर सवाल देखिए, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो भी कराची में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 में। वर्ष 1931 में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ए नंबर सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, सही है। दूसरा देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारियों को प्रश्रय दिया था, ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारियों को अधिकार शामिल किए थे, गलत है।
क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर ये सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अन्य तीनों प्रश्नों का कथन सही नहीं है। 5 नंबर सवाल के मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहा है? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण के किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। बी जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए 30 अप्रैल 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ए फंडामेंटल राइट शुड बी लुक्ड अप ऑन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर डिफिकल्टी ऑफ द मूवमेंट, but as something that you want to make permanent in this constitution। 6 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो राइट आंसर डी है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। 7 नंबर मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो ये वाद्य युग है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद युग और अवाद युग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद युग है और नीति निर्देशक तत्व जो है अवाद युग है। आठ नंबर अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला यह संविधान में उल्लिखित होता है, दूसरा यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा 1, उसके बाद से 4, उसके बाद से 5, 2 और 3 जो है कल्याणकारी है, जो है 2 और 3 गलत है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, यह संविधान में उल्लिखित होता सही है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता सही है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी सही है। तो राइट आंसर सी 1, 4 और 5 सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से। अतः विकल्प सी क्या है? तो सत्य है। 9 नंबर मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। राइट आंसर डी सही है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 से 359 में आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
10 नंबर देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्यों पर विचार करना है, चलिए वक्तव्यों पर विचार कर ही लेते हैं हम लोग। पहला, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये जो है संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, मौलिक अधिकार, सही है। दूसरा जो है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तीसरा जो है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हुए, सही है। यह 4 नंबर गलत है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों का बिल की भांति नहीं है, है। समझ गए? तो 4 नंबर नहीं है लिखा है, अगर लिखा होता ना तो सही होता, इसलिए 1 2 3 सही है, राइट आंसर सी सही है। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान के प्रस्तावना से अद्भुत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। 11 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बी, अनुच्छेद 12 से 35, ये सभी गलत हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 12 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों को उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तकसून होगा। अन्य प्रश्नगत अनुच्छेदों को प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 जो है केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 जो है लोक सभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 13 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? बी, मौलिक अधिकार। 14 नंबर, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है तो सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। 15 नंबर देखिए, समानता का अधिकार जो संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट तो सी, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। समानता का अधिकार में जो है आपका सही है 14, 15 और 16, 13 नहीं है। तो राइट आंसर आपका सही उत्तर होगा 2, 3 और 4। समानता या समता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सभी के संदर्भ में यह अधिकार लागू होता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो सी, अनुच्छेद 14। 18 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है?
तो सी अनुच्छेद 14। उन्नीस, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित यानी विधि के शासन का उल्लंघन करता है। 20 नंबर, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ए, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के शासन का समान अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, तब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। 21 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो डी, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। 22 नंबर, मद्रास राज्य बनाम दुराई जन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? राइट आंसर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। बाकी सब गलत है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन 1951 के मुकदमे, यह मुकदमा अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 1 और 29 का सब क्लॉज 2 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित था। में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध को संशोधित किया गया। इसमें मूल संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? बी, अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5। संविधान का अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 24 नंबर, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? तो सी, अनुच्छेद जो है 15 का सब क्लॉज 4 तथा अनुच्छेद जो है 16 के सब क्लॉज 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 15 का सब क्लॉज 4 तथा 16 के सब क्लॉज 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेदों खंडों 15 का सब क्लॉज 6 और 16 का सब क्लॉज 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर सी है, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6 हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा, विषय वस्तु हो जाएगा। 16 का सब क्लॉज 2
16 का सब प्लस 2। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनसे विभेद किया जाएगा। 15 नंबर देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 17 अस्पृश्यता का अंत। 16 का सब प्लस 4 राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने का अधिकार। 26 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो बी अनुच्छेद जो है 16 का सब प्लस 1 और अनुच्छेद जो 16 का सब प्लस 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का सब प्लस 1 और 16 का सब प्लस 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। 27 नंबर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? डी आर्थिक समानता। कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता, बाकी सभी है। नहीं पूछ रहा है तो डी नंबर। कानून का समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। 28 नंबर देखिए, कथन 1 या ए। कथन ए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। आर, अभी आगे देखिए क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। तो डी नंबर, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। समझ गए? ए सही है किंतु आर गलत है, इस गलत है किंतु आर गलत है, इस और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो ये भी गलत है। ये डी नंबर सही है क्योंकि जो है यहाँ पर ये सही है और आर भी सही है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही है। आर जो है कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, दोनों सही है। और ए जो है आर का सही व्याख्या करता है, तो इस तरह से राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात इनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 का सब प्लस 4 और 16 का सब प्लस 6 तथा अनुच्छेद 15 का सब प्लस 4 और 15 का सब प्लस 5 एवं 15 का सब प्लस 6 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, क्योंकि आर जो है में वर्णित समानता सिद्धांत के आधार पर ही राज्य असमान परिस्थितियों वाले वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान करके वास्तविक समान आधार यानी लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। उनतीस नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय में अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 के सब प्लस 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगे। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपका सही है, तो सही है कथन, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखते हैं पहला सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का सब प्लस 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। तो कथन ए सही है, कथन ए जो है ये सही है। और कथन 2 देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, तो कथन 2 गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा
सी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, बाकी सब नहीं है। सही पूछा है, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो आपका सही है सी नंबर, सी फॉर कैट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का सब 4 के अनुसार अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने में निर्वाचित नहीं करेगी या निवारित नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों यथा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 एवं एम नागराजन बनाम भारत संघ 2006 में विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का सब 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। अतः कथन 1 सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 क्या है, तो असत्य है। 30 नंबर सवाल देखते हैं कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो सी 77वां संशोधन अधिनियम 1995, 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा ये किया गया। सतहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन विषय में अवसर की समता में खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पुनः 50वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इस खंड में पारिणामिक ज्येष्ठता कॉन्सेक्वेंटियल सीनियोरिटी हेतु उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। यथा संशोधित अनुच्छेद 16 के यह सब 4A के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में है पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वारित नहीं करेगी। 31 नंबर निम्नलिखित में किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो डी, समझ गए, डी नंबर ABC सभी को मिलाकर पढ़ना, डी नंबर सही है। संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त समाजवादी शब्द सही है। बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना सही है। तो राइट आंसर डी होगा, डी ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधानिक प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 का डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों समता के अधिकार से निष्कर्षणीय है। तो इसको किसी वर्गीकरण पर आधारित न होने अथवा असंगत यानी अतार्किक वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में घोषित न होकर एक संवैधानिक लक्ष्य है, जैसे अनुच्छेद 14 और 16 की समता धाराओं के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से लागू किया जाता है। बत्तीस भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? डी, अनुच्छेद 14 और 16। 33 संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है
और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 34 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तब भी 17, अनुच्छेद 17। 35 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो डी, अनुच्छेद 17। 36 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। 37 नंबर, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है बी, अनुच्छेद 17। 18 नंबर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तत्व अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजे किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 में समानता समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता का निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। 39 नंबर, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? डी, समता का अधिकार। 40 नंबर, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला, कानून बनाकर, दूसरा, शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा, जन जागरण के द्वारा, चौथा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा। अस्पृश्यता का निवारण होगा 3 तरीके से। तो राइट आंसर जो है आपका ये सही है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा को उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है तथा अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसी प्रावधान के अनुरूप संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के द्वारा अस्पृश्यता से संबंध कृत्यों के दंड और प्रक्रियात्मक व्यवस्था निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मैनुअल स्कैमेंजरों के रूप में रोजगार निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 जैसे कानूनों के द्वारा अस्पृश्यता से जुड़ी मानवीय प्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में और कदम उठाए गए हैं। इकतालीस नंबर, निम्नलिखित 2 कथन जिसमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों क्या है? तो सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। संरचनात्मक हिंसा का तत्व ऐसे तरीकों से जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों, मौलिक आवश्यकताओं से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक संकल्पना है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति अनुसंधान, वायलेंस, पीस एंड पीस रिसर्च 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: प्रजातिवाद या नस्लवाद, लैंगिक भेदभाव, वर्ग आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। और अस्पृश्यता को इसी कारण ऐतिहासिक रूप से धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो रही थी। इसी प्रकार अस्पृश्यता जैसी धार्मिक
जैसी प्रथा धार्मिक कर्मकांडीय आधारों को साधन बनाकर सामाजिक ढांचे में गहरे तक जड़ पकड़ लेती है और जिसके कारण यह संरचनात्मक हिंसा का एक अत्यंत घृणित एवं घातक रूप बन जाती है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी प्रथाएं संवैधानिक और दंड विधान की दृष्टि से पूर्णतः अवैध है और इन्हें समाप्त करने हेतु निरंतर न्यायिक एवं नीतिगत हस्तक्षेप हो रहे हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 42 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आपका इसमें से दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता का अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 43 नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो ये अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का सहित कुल 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तभी अनुच्छेद 19। 45 नंबर देखिए। 45 नंबर, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तभी संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों को संरक्षण के तहत निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है। पहला, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की। ख नंबर, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की। ग, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की। घ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आचरण संचरण की। अंग, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की। और 6, कोई वृत्ति और जीविका, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की। ज्ञातव्य की संपत्ति रखने, खरीदने, अर्जित करने और बेचने की स्वतंत्रता मूल संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड च के F में शामिल थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस उपखंड का लोप किया गया है। 46, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? पहला, समान अवसरों का अधिकार। दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार। चौथा, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। तो इसमें जो है अधिकार में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, केवल एक ये समान अवसरों का जो अधिकार, बाकी सभी शामिल है। तो शामिल नहीं पूछ रहा है तो ए नंबर होगा। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से 19 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आने वाले अधिकार। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, समान अवसरों पर अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 समता के अधिकार का हिस्सा है, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। 47 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के क, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के ए के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना
किया है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 48 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तब भी अनुच्छेद 19। 49 नंबर, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 की ए में। 50 नंबर, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। 51 नंबर, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बी, संविधान का अनुच्छेद सब क्लॉज 1 की ए। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 52 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये नहीं आता है। बाकी सभी चीज़ें आता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतर्गत नहीं आता है, तो ये वाला नहीं आता है। ए, अनुच्छेद 19 का 1 सब क्लॉज 1 के ख में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 3 में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? डी, अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को सब क्लॉज 2 के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत का संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार आदि के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 54 नंबर, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? ए, राज्य की सुरक्षा, 2, मानहानि, 3, राजद्रोह, 4, सार्वजनिक व्यवस्था। सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर सी, 1, 2 और 4 सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, ये गलत है। पचपन नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, चौथा, सामूहिक हित बेहतर नहीं है। इनमें से कौन सही है? ये सही है और आपका 2 सही है, 3 और 4 क्या है? तो गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2 सही है। पचपन, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, चौथा, सामूहिक हित बेहतर नहीं है। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में। तो 1 नंबर और 2 नंबर सही है, आपका 3 और 4 सही नहीं है, तो 1 और 2 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं, भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने,
सर्वत्र आबाद संचरण आदि पराय द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 से अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 6 तक यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण और व्यावसायिक तकनीकी योजनाएं आदि के हितों अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में ही लगाई जाए। अतः केवल कथन 1 और 2 औचित्यपूर्ण प्रतिबंध की संवैधानिक एवं न्यायिक कसौटियों के अनुरूप है, जबकि कथन 3 और 4 दोनों ही गलत है। 56 नंबर, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो बी अनुच्छेद 21 है। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्ध से संरक्षण से संबंधित है। 57 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? सी 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पदावलियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्याओं, विशेषकर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रक्रिया के रूप में स्वीकृति दी गई है, जो कि अमेरिकी यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत के काफ़ी निकट है। कई निर्णयों यथा रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघवाद में सम्यक प्रक्रिया का मूल तत्व यानी सब्सटेंस अनुच्छेद 21 में सन्निहित यानी इन्फ्यूट माना गया है। 58 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो सी 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, ईयर 1967। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ईयर 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में विधि द्वारा स्थापित न्याय संगत, उचित एवं तर्क संगत प्रक्रिया के अधीन संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश आने जाने का अधिकार भी शामिल है। 59 नंबर, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है तो आपका ए नंबर है। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ये वाला त्रुटिपूर्ण है। बाकी बी वाला देखिए क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। सी अनुच्छेद 21 और 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। डी जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो ये सब सही है। आपका त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना था, त्रुटिपूर्ण कथन आपका ये है। बाकी सब जो है क्या है,
तो बाकी सब में क्या है कि त्रुटिपूर्ण है। 1901 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण यानी किस में त्रुटि है, तो ए में त्रुटि है, बाकी में नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के तहत अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं है कि वह सिद्ध करेगा कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है, बल्कि यह भार राज्य पर है कि वह सिद्ध करे कि ऐसे कानून की प्रक्रिया स्वेच्छाचारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, उचित तथा तर्क संगत, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए, न कि स्वेच्छाचारी, काल्पनिक या दमनकारी, आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल एंड ऑपरेसिव। उन तीनों प्रश्नगत कथन सही है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? पहला आवास का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ईयर 995। बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। जसवंत सिंह बनाम 80 स्टेट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, ईयर 1967। तब मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ईयर 1978। वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है और किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित न्याय संगत, उचित और तर्क संगत प्रक्रिया के आधार पर इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान को अनुच्छेद 39 के घ के तहत राजनीति के निर्देशक तत्वों का भाग है। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ईयर 1982। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निश्चित होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपर्युक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का समुचित उत्तर विकल्प डी है। 61 नंबर, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो सी, एकांतता का अधिकार। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 द्वारा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान को अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने का एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 14 और 19 तीनों से प्रवाहित मानते हुए इसे स्पष्टता संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है।
उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख ये है। पहला, स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। दूसरा, शीघ्र विचारण का अधिकार। तीसरा, विधिक सहायता का अधिकार। चौथा, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। पांचवा, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार। छठा, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार। सातवां, अभिरक्षा में हिंसा तथा यातना के विरुद्ध अधिकार। 8 नंबर, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। 9 नंबर, अच्छी एवं सुरक्षित सड़कों का अधिकार। 10 नंबर, प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार। 11 नंबर, घायल को त्वरित चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार। 12 नंबर, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य परिवेश का अधिकार। 13 नंबर, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त रहने का अधिकार। 62 नंबर, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसी से प्रयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। 63, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा? तो डी, अनुच्छेद 21। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार और दर्जा प्रदान किया। इस निर्णय में निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित मानते हुए इसे संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानकर स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। 64 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो सी, 1921 में, अनुच्छेद 21 में। 65 नंबर देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बी, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए उसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो डी, मृत्यु दंड। प्रश्नगत विकल्पों में से विकल्प डी, मृत्यु के अतिरिक्त अन्य तीनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबद्ध किए गए अधिकारों से संबंधित है। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1972 और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 जैसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार भारत में मृत्युदंड संवैधानिक रूप से अनुमन्य है, बशर्ते इसे दुर्लभतम या रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में और अनुच्छेद 21 के मानकों के अनुरूप प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया के बाद ही दिया जाए। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार के दायरे में नहीं आता है। 67 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित स्थगित नहीं किया जा सकता है। कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद जो है 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से कोई या सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपका आपातकाल घोषित हुआ तो अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के तहत
अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण आपातकाल संबंधी होने के आशय के उल्लेख के साथ बनाई गई विधियों एवं तत्संबंधी कार्यपालिका कार्रवाइयों के संदर्भ में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 68 उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्यवाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसके विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। 69 नंबर देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। बी मूल अधिकार है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार जो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निष्कर्ष तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। 70 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ए 1 अप्रैल 2010 को। 71 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सी शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 को सब क्लॉज 1 के क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मूल अधिकार में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार यद्यपि इस प्रश्न के 2 विकल्प ए और सी सही माने जा सकते हैं, तथापि यदि एक ही उत्तर का चयन करना हो तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सी शिक्षा का अधिकार होगा, क्योंकि यह वर्तमान में संविधान में वर्णित है। 72 में देखिए, कथन ए राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कथन ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण कौन है? तो ए का सही स्पष्टीकरण आर है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विद्युत द्वारा निर्धारित करे प्रावधान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। 73 नंबर, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? पहला, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो राइट आंसर सी होगा, यानी कि 4 सही है। कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध करना है ये, और ये 2 और 3 गलत है।
और 1 नंबर सही है। एक ये नंबर जो है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। समझ गए, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। तो राइट आंसर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सही कौन था? 1 और 4 सही था, 2 और 3 गलत था। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण का विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों या खानों में या अन्य किसी संकटमय नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अस्पृश्यता का अंत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 में वर्णित है। 74 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर डी, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संविधान का अनुच्छेद 24 के अतिरिक्त बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 2016 में यथा संशोधित के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करना सामान्यतः निषिद्ध है। केवल परिवार आधारित गैर खतरनाक कार्य तथा मनोरंजन उद्योगों में निर्धारित शर्तों के अधीन जैसे अपवाद हैं। 75 नंबर सवाल देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? तो 24। 76 नंबर देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है? ए पूर्ण निषेध है, पूर्ण निषेध। सब गलत है, बाकी ए वाला सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन का पूर्ण निषेध यानी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 77 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो डी, अनुच्छेद 24। 78 नंबर, ICCPR का अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तभी 24। ICCPR इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय कि भारत के संविधान को अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। 79 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो डी, अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 को सब क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20 को सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 80 नंबर, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो आपका ये अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में है, अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद से अगला देखिए, अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 74 में है। तो अनुच्छेद जो है आपका 20 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। तो राइट आंसर ए है। तो चलिए आज तक के लिए यहीं तक, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अब बहुत सारे सवाल हैं तो मेरे पास संसाधन नहीं है कि पूरा करा पाऊँगा। मेरे जो मोबाइल है उसमें इतना जो है ना आपका स्थान नहीं है कि मैं करा पाऊँगा, इसलिए यहाँ तक के लिए
आज तक। और कल से जो है हम लोग यहाँ से करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तभी मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, मैं कोर्स बेचने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए।